नमस्कार बच्चों, आज आपके सामने जो है हम लेके आए हैं 24 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो है उसका फिजिक्स सेक्शन। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है आपका, वो ध्यान से देखिए, वो रोटेशन के ऊपर आधारित है ना। रोटेशन में जो है हम लोग पढ़ते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे जो है क्या कराते हैं, उनकी रेस कराते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्लास में हम लोग लेते हैं हमेशा, और काफ़ी जो पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर साल लगभग इस पे क्वेश्चन आता है। तो पहला जो एक ऑब्जेक्ट रखा है अपने पास वो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो रखा है वो हॉलो स्फीयर है। तो आप सब लोग जानते हो कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, इसमें जो है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहता है कि नहीं। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर का ज़्यादा रहता है 2/3 mr², अगर दोनों का मास सेम हो, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्टेंस भी सेम है, मास भी सेम है। तो हम देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका हॉलो स्फीयर का ज़्यादा है, ये तो पता ही था अपने को, है कि नहीं। अब जो है दोनों में से कौन सा जल्दी पहुंचेगा, टाइम के बारे में जो है पूछा गया है। अपने को क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर को T1 बोलना है, उसका टाइम जो है T1 है, और हॉलो स्फीयर का टाइम T2 है, इसको याद रखें। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम से पहले देखते हैं, दोनों अगर इनिशियली जो है रेस्ट से चालू हुए हैं, नीचे सेम डिस्टेंस जाके चले हैं, तो एक्सेलरेशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है A = G sin थीटा अपॉन 1 प्लस ग्यामा। ग्यामा क्या है सर, ये कोएफिशिएंट होता नहीं सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कोएफिशिएंट होता है ये वाला, जैसे ग्यामा हो जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर का 2/5 और हॉलो स्फीयर का 2/3, है कि नहीं। तो किसका ग्यामा बड़ा है ना। ऑब्वियसली जो है आपका हॉलो स्फीयर का ग्यामा अगर बड़ा है तो हॉलो स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। हॉलो स्फीयर का एक्सेलरेशन अगर कम होगा तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब T2 जो है आपका हॉलो स्फीयर का है, जो T2 वो ज़्यादा होना चाहिए T1 से, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था, कल के पेपर सोल्यूशन में ही, कि क्या बोलते हैं, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऑप्टिक्स का कौन सा वाला, सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाला और लेंस वाला, और प्योर रोलिंग का ये वाला सेक्शन जो है, जिसमें इंक्लाइंड प्लेन पे अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है नीचे रोल करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप करके जाइए, है ना। क्लास नोट्स में सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, उसके बाहर का कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है लगभग वही है, देखो, सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। अब नीचे रेशियो लेना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ½ I कितना है भाई, कौन सा स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर। तो अभी देखा था 2/5 mr², उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5 mr², है कि नहीं। ½ I ω², ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज V/r, है ना, V²/r² लिख दूँ ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ से r² खत्म हो जाता है, V² भी खत्म हो जाता है, mm भी खत्म हो जाता है कि नहीं। कितना बचता है अपने पास, 2 भी खत्म, 1/10 का रेशो, या 5/2, सॉरी ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/2 का रेशो आ रहा है ना, 5/2 का रेशो ये रहा अपने सामने। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला बेस सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अपने पास जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv² और रोटेशनल वाली का ½ I ω²। नेक्स्ट देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज g। ये तो पता है भाई, ग्रेविटी जो होती है वो कितनी होती है अपनी, g ग्रेविटी होती है अर्थ के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, G⁻m/r²। g तो पता है आपको कांस्टेंट है, m है मास ऑफ द प्लेनेट, r रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अब एक और प्लेनेट है, उस डायमीटर इज 1/3, मतलब रेडियस भी 1/3 होगी, और मास सेम दिया है, उसकी ग्रेविटी g' है, तो उसके बारे में पूछा गया है। g' का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g इंटू मास सेम बोला है, और रेडियस कितनी बोली है 1/3, तो यहाँ पे जो है r² और नीचे 9 था वो ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। तो 9 टाइम्स g हो जाएगा ना, है कि 9 टाइम्स ओरिजिनल g हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 9 निकल के आती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता, ग्रेविटेशन का सबसे जो है सिंपल क्वेश्चन, CET लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा जो है दिखने में लग सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट ध्यान से देखना। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट मास m0, रेस्ट मास शब्द आ गया ना, रिलेटिविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में हम थोड़ा सा रिलेटिविटी देखते हैं, बट वो सिलेबस से हट चुका है। फिर भी इस क्वेश्चन को जो है शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो रेस्ट मास कितना दिया आपने को, m0 दिया है कि नहीं। उसके बाद मोमेंटम आपको p दिया है, एनर्जी आपको e दिया है, सब बातें यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। आपने को नीचे में से जो है चारों में से कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, इसको हमें देखना है। इसको डायमेंशनल एनालिसिस सॉल्व करो, डायमेंशनल एनालिसिस से इसको सॉल्व करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। चारों ऑप्शन में जो है, इस ऑप्शन को छोड़ के चारों ऑप्शन में जो है E² का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है, E² का, है ना, इसको छोड़ के। तो E² का यूनिट क्या आ जाएगा, E मतलब एनर्जी है ना, ½ mv², है ना, मास का किलोग्राम, और v² का क्या बोलते हैं, मीटर²/सेकंड⁴। तो इस तरीके से जो है E² में आपको दिखना चाहिए एक टर्म m² का और एक वेलोसिटी की पावर 4 का, ये आपको दिखना चाहिए, क्योंकि E में क्या होता है, m और v² होता है। तो E² में m की पावर 2 v की पावर 4 होना चाहिए। ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है, m की पावर m² तो है लेकिन c की पावर 2 है, तो ये गलत हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, है कि नहीं। दूसरा वाला सही है क्या, देखो m² c की पावर 4, दूसरा सही लग रहा है।
ये क्या है, E इज इक्वल टू mc², ये पहली टर्म तो मैच कर रही है E के साथ, बट यहाँ पे देखो pc², P में क्या आएगा mv, यहाँ पे बेसिकली mc³ हो जाएगा डायमेंशनली, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे जो है अपना m² v⁴ चल रहा है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देख लीजिए E² के साथ m0c, ये तो बहुत बकवास है, तो एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड नंबर वाला। डायमेंशनल एनालिसिस से इसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते थे, भले दिखने में आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट यूनिट से ही आप इसको जो है सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। अब ध्यान से देखिए किसके बीच में ग्राफ है भाई, F फ़ारेनहीट और सेल्सियस, है ना। किसी भी जो है दो स्केल को अगर हमें कंपेयर करना है तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, C माइनस आइस पॉइंट 0 अपॉन 100 - 0। ये क्या लिखा सर आपने, C मतलब क्या होता है, रीडिंग उस स्केल की, माइनस आइस पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट, माइनस फिर से फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा आपका। तो C - 0 अपॉन 100 - 0, ये हर स्केल का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फ़ारेनहीट का भी लिखते हैं, फ़ारेनहीट का आइस पॉइंट होता है 32 और फ्रीज पॉइंट होता है 180 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, है कि नहीं, 32 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है C/100 बराबर F - 32 अपॉन जो है ये 180 माइनस 180 नहीं होता, सॉरी 210 होता है, सॉरी गलती कर दी मैंने, 212 ये होता है आपका क्या बोलते हैं फ़ारेनहीट स्केल का जो है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 होता है। तो वो डिफरेंस आता है 180, उसको याद रख लिया था मैंने, तो डिफरेंस 180 आता है यहाँ पे, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, उड़ा दो ऐसे, है कि नहीं, इधर ले जाओ 10F - 320 अपॉन जो है 18 बच जाएगा अपने पास। इसको ठीक से लिखो, 10/5/9 हो जाएगा, 5/9F माइनस ये कितना हो रहा है देखो, यहाँ पे जो है अगर मैं 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से ही कर लेते हैं, है कि नहीं, तो 160 आ जाएगा अपॉन 18 का ये 9 आ जाएगा, ऐसे कुछ तो दिखेगा आपको। तो मोटा मोटा जो है C और F का जो ग्राफ है उसमें क्या दिख रहा है आपको, C और F ग्राफ में जो है C इज काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल टू F, प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते कि y इंटरसेप्ट 0 नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, पॉजिटिव स्लोप आएगा, स्लोप इज 5/9, पॉजिटिव स्लोप आएगा, इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा। तो कहाँ है ऐसा ग्राफ, ये रहा ऊपर जाता हुआ ग्राफ, निगेटिव इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैथमेटिकल थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी स्केल के लिए जो है रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू रीडिंग डैश, मतलब नई स्केल की रीडिंग माइनस नई स्केल का जो है आइस पॉइंट डैश अपॉन बॉइलिंग पॉइंट डैश माइनस आइस पॉइंट डैश। तो इस तरीके से जो है फॉर्मूला होता है, क्लास में लेते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दो स्केल को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, हीट ट्रांसफर चैप्टर का। तो इसको अगर आपको याद था तो 2 मिनट में इसका आंसर आ जाता था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का है। इसमें जो एक साइक्लिक प्रोसेस दी है और अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो साइक्लिक प्रोसेस जो है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब आपका वर्डन जो आने वाला है यहाँ पे जो वर्डन आएगा आपका वो निगेटिव आएगा, और अगर वर्डन निगेटिव आएगा तो वर्डन भी जो है हीट के बराबर है। क्यों ऐसा बोल रहे हो, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू आपका 0 होता है तो वर्डन आपका हीट के बराबर हो जाएगा। वर्डन जो है आपका निगेटिव आ रहा है तो हीट भी क्या आएगी निगेटिव, और मेरे ख्याल से अपने को हीट ही निकालनी है, मतलब इनडायरेक्टली वर्डन ही अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे वर्डन, पीवी डायग्राम में एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए कौन सा शेप है, क्या ये सेमी सर्कल है, क्या ये पूरा सर्कल है, यहाँ पे इतना एरिया चाहिए अपने को, साइक्लिक प्रोसेस इतने में हो रहा है, पूरा सर्कल नहीं लेना अपने को, इतनी ही प्रोसेस है। क्या है सेमी सर्कल है, नहीं बेटा इलिप्स है, इलिप्स है कि नहीं। कैसे पता आपको इलिप्स है, क्योंकि वाई एक्सिस पे प्रेशर चल रहा है और हॉरिजॉन्टल जो है वॉल्यूम एक्सिस है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल नहीं होते, एक्स वाला डायमीटर और वाई वाला डायमीटर इक्वल नहीं है, इसलिए सर्कल नहीं है, इलिप्स है। ये दिखने में लग रहा है आपको लेकिन इलिप्स है। इलिप्स का एरिया कैसे निकालोगे, आधा इलिप्स है तो पाई AB/2 कर दोगे, आधे इलिप्स का एरिया, पूरे इलिप्स का पाई AB होता है कि नहीं। ए और बी तो सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस है, तो पाई/2 ए की वैल्यू, ए मतलब आपकी जो है क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाली लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली जो है आपकी रेडियस ले लेते हैं। कितनी है ये 100 दिख रहा है आपको, है कि नहीं। तो 100 और क्या है सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁶ के साथ लेना पड़ेगा। ये आपका ए आ गया इंटू बी मतलब वर्टिकल वाली रेडियस ले लो, वर्टिकल वाली ये कितनी है, ये भी जो आपको दिख रहा है 200 का आधा कर दो 100 हो जाएगा किलो पास्कल, तो 100 × 10⁻³ हो जाएगा, है कि नहीं। कितना बच रहा है देखो पाई/2, यहाँ पे कितना बच रहा है 10 की पावर ये 5 हो जाएगा, ये 7 और एक -1 तो 10 बचेगा, तो 5 पाई ये आंसर रहेगा माइनस के साथ। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ये रहा 5 पाई जूल। इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को करना था। इसको इलिप्स जो है कॉन्सेप्ट इलिप्स का, ये बोर्ड्स में काफ़ी आता है, ये सर्कल नहीं इलिप्स है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्लास नोट्स का एक क्वेश्चन है, बहुत बार हम इसको बोर्ड्स में भी कराते हैं, क्लास में भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और सबसे लेंदी, अगर कुछ अब तक जितने पेपर हमने सॉल्व किए उसमें सबसे लेंदी क्वेश्चन ये रहेगा, है कि नहीं। ध्यान से देखना इसमें, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ बोला गया है 4 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q0 आर प्लेस्ड एज शोन। तो 4 चार्जेस कॉर्नर पे रखे इस वाले में, और इस बार जो है मिड पॉइंट्स पे रखे अलग अलग तरीके से। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज K1 इन केस 1, पहली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है K1 बोला है, दूसरे K2 बोला है, डिफरेंस पूछा है। अब ध्यान से देखना,
कितने पार्टिकल्स है भाई? 4 पार्टिकल्स है। 4 पार्टिकल्स मतलब कितने पेयर? 6 पेयर बनते हैं, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं। तो पहला सिस्टम ये रहा, दूसरा सिस्टम ये रहा। पहले सिस्टम और दूसरे सिस्टम में क्या फर्क है? पहले सिस्टम में बन रहा है स्क्वायर, दूसरे में बन रहा है स्क्वायर। लेकिन ध्यान सुनना, दूसरे में जो स्क्वायर बन रहा है ना ऐसा है, ध्यान से देख, दूसरे का स्क्वायर ऐसा है बेटा, ये वाला स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है लाल वाले में देखो कॉर्नर पे आ गए चार्जेस, ये वाला भी कॉर्नर पे है ना? तो इसमें आप देख सकते हो a/2 √2 दैट इज √2a आपका, सॉरी उल्टा हो गया, a/2 कहाँ गया यार, एक मिनट, हाँ ये देख, ये कितना है आपका a/2 है, ये भी कितना है a/2 है ना? तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? डायमीटर नहीं, सॉरी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ a/2 विच इज a/√2 है ना? तो याद रखना ये भी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a, दूसरा वाला भी एक स्क्वायर ही है जिसकी साइड कितनी है a/√2। अब जो है स्क्वायर के बारे में चर्चा करते हैं, है ना? स्क्वायर का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो मैं साइड में एक डायग्राम, एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो अपने पास कोई भी जनरल स्क्वायर है, ध्यान से देखना, जनरल स्क्वायर है 1 2 3 4, इसके 4 वर्टाइसेस है अपने पास और इसमें चार्ज रखे हुए, और क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे सेम चार्ज रखे हैं, सब जगह पे जो है मैं चार्ज रख देता हूँ, फिर भी लिख लेता हूँ Q1 Q2 Q3 और Q4 ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, और इसकी साइड जो है a लेंथ है इसका, है ना? स्क्वायर है, ऐसा कुछ है। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी सिस्टम कैसे निकालते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? C Q1 Q2 बाय R, लेकिन ये पेयर के लिए है, 2 के लिए। यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं? 4 चार्जेस अगर रखोगे तो 6 पेयर बनेंगे। ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला यहाँ पे बनाता हूँ मैं, डिराइव कर लेता हूँ। U इज इक्वल टू C Q1 Q2, तो Q स्क्वायर आएगा हर केस में, है ना? ये तो उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। देखो U जो है उसमें पेयर बनेंगे, पेयर कौन से बनेंगे? 4 लोगों में कितने पेयर बनेंगे? 1 2 बन सकता है पेयर, प्लस, बिल्कुल सही, 1 2 के बाद 1 3 प्लस 1 4 बन सकता है, 3 बन गए। उसके बाद 2 को ले लो, 2 3 प्लस 2 4 और प्लस आपका 3 4, है ना? इसके बाद उल्टा मत जाना क्योंकि वो कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो इस तरीके से 6 पेयर बनते हैं, 4 लोगों में 6 पेयर बनते हैं, जो रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना? तो 6 पेयर है अपने पास, है ना? हर पेयर की एनर्जी कितनी होती है? C Q1 Q2 बाय R। फिर से बता रहा हूँ, ये भी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। क्लास में हम लोग ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, इस बार स्क्वायर आ चुका है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है ना? तो यहाँ पे देखिए U12 की वैल्यू, U की वैल्यू कितनी होती है? C Q1 Q2 बाय R, है ना? यहाँ पे हर Q1 Q2 कितना है? Q ही है, तो Q स्क्वायर आ जाएगा, और डिस्टेंस हम देख लेंगे, C तो कॉमन ले लेता हूँ, C Q स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस जो है a है, तो 1/a रह जाएगा यहाँ पे, है ना? 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस जो है 1 और 3 के बीच का कितना है? आप देख सकते हो √2a है, 1/√2a हो जाएगा, प्लस तीसरा टर्म कौन सा? 1 और 3 का डिस्टेंस देख लो, है ना? 1 और 2 ले लिया मैंने, 1 3, और तीसरा 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस जो है ये रहा, ये भी आपका a बन जाएगा, 1/a बन जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट है बेटा 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, ये भी 1/a आ जाएगा। 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 4, यहाँ पे फिर से जो है 1/√2a आ जाएगा, है ना? 1/√2a आ जाएगा फिर से एक, और उसके बाद जो है कौन बचता है अपना? 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस फिर से ये आ जाएगा। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको मैं लिखता हूँ C Q स्क्वायर, सारे टर्म्स को यहाँ पे 4/a कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 2/√2 दैट इज √2a आ जाएगा इसे। तो इस तरीके से जो है एक स्क्वायर का, जिसके एक कॉर्नर पे 4 इक्वल चार्ज रखे हैं और जिसका जो है साइड लेंथ a है, उसका फॉर्मूला एनर्जी का मेरे पास आता है, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला, ये मैंने ऑन द स्पॉट डिराइव किया है। ऐसे ही करना था आपको एग्जाम में, ताकि आपका टाइम बचे। अब ध्यान से देखना, अपने पास जो है U1 U2 2 प्रकार की एनर्जी दी गई है ना? यहाँ पे निकालता हूँ, देखो U1 इसकी एनर्जी निकालते हैं, इसकी U1 एनर्जी कितनी होगी, या K1 बोला ना, K1 ले लेते हैं। K1 एनर्जी जो होगी उसकी वैल्यू निकालते हैं उससे, है ना? तो C आ जाएगा मेरा, Q स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? 4/a आ जाएगा प्लस √2/a आ जाएगा, है ना? बिल्कुल सही सर। K2 लिख लो, K2 में क्या फर्क पड़ेगा? C Q स्क्वायर सेम ही है, सब सेम है, बस एक ही जगह a/√2 रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/a/√2, तो √2 ऊपर ले आता हूँ, प्लस यहाँ पे फिर √2 ऊपर आएगा तो 2/a बच जाएगा। इस तरीके से दोनों एनर्जी यहाँ पे हमने निकाल ली है। इसका डिफरेंस अपने को पूछा है, फटाफट देख लो, डिफरेंस पूछा है, क्या कॉमन आएगा? C Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं? अपने को K2 माइनस K1 करना है, तो ये वाली टर्म जो है डोमिनेट करेगी। 4√2 बाई ए भी कॉमन ले लो, बाई ए भी कॉमन ले लेता हूँ, 4√2 प्लस 2 माइनस में ऊपर वाला 4 और ये √2। इस तरीके से जो है C Q स्क्वायर बाई ए कॉमन है आपका, है ना? 4√2 में से √2 गया, 3√2 बचा, और -2 एक फैक्टर बच जाएगा। कहाँ है ऐसा आंसर, है ना? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप साइड में डिराइव करते हो तो फटाफट से हो जाता है ना? इस तरह का जो है स्क्वायर का पोटेंशियल एनर्जी निकालना 4 वर्टाइस पे अगर 4 चार्ज हो, ये क्लास में हर क्लास में होता है लगभग हमारे, इसीलिए जो है क्लास नोट से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने को आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? लेंदी जरूर था इस क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो मेरे ख्याल से जो है इस क्वेश्चन को आपको एंड में करना चाहिए था, डालना चाहिए था पीछे की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स से फिर से एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है। वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड फ्रॉम V to V/2 तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर यहाँ पे एडियाबैटिक में इंक्रीज होता है कि नहीं? T
वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे फॉर्मूला होता है अपना एडिएबेटिक का, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है अगर बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है ना, इफ एडियाबेटिक स्टेटमेंट पहला क्या बोलता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है डिक्रीज, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है आपका फॉल्स है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 4 स्टेटमेंट का, है ना। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तीनों ऑप्शन। अगर ऑप्शन इस तरह के नहीं थे तो नेक्स्ट वाला भी कर देते हैं। फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस इज इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही है। फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस क्या होता है आपका, इरिवर्सिबल होता है। फ्री एक्सपांशन जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एज वेल एज एडियाबेटिक होता है, उसमें जो है हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। तो इस ऑप्शन से हिसाब से जो है 4 नंबर का ऑप्शन आता है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा। नेक्स्ट पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख लग रहा है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स और गामा। इस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग डिफाइन करते हैं। ये कौन सा ऑर्डर है सर, इस ऑर्डर में जो है एनर्जी बढ़ती है ना। इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है। क्यों ऐसे पता है आपको, गामा, गामा मतलब हल्क, हल्क किससे बनता है, गामा रेस से बनता है ना। सबसे पावरफुल कौन है, हल्क है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, गामा रेस की है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप एनर्जी का है तो उल्टा क्या ऑर्डर हो जाएगा, लैम्बडा का, क्योंकि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो क्या पूछा अपने को कि अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है वेवलेंथ का, मतलब ही डिक्रीजिंग ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं आपका, एनर्जी का, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अपने को लेफ्ट में चलना पड़ेगा, सबसे पावरफुल कौन है वो पहले आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंफ्रारेड, एक्सरे, यूवी और क्या बोलते हैं माइक्रोवेव। इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है, लेफ्ट, इधर जाना है अपने को, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आ रहा है एक्सरे मेरा, है ना। एक्सरे पहले आ रहा है, मतलब 2 नंबर का पहले आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, ये गया, ये भी गया, ये और ये बचते हैं अपने पास, 3 और 4 बचते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक्स के बाद कौन आना चाहिए, यू भी आना चाहिए, मतलब 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों बच गए। उसके बाद देखिए लेफ्ट में जाइए, फिर कौन आना चाहिए मेरा, विजिबल, विजिबल तो नहीं है इसमें। इंफ्रारेड है क्या, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड है, 1 नंबर आना चाहिए, फिर 1 नंबर, देखो ये सही है, ये भी सही है यार, है ना। अरे ये ऑप्शन तो सेम हो गया यार, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पे जो है सेम हो गए। एनीवेज यहाँ पे दोनों में जो है ऑप्शन में से एक कोई तो सही है, चौथा ऑप्शन छपा नहीं अपने पास। तो इस तरह से आपको देखना था, कॉन्सेप्ट इतना सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है लैम्बडा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इस तरीके से आपको जाना था। दोनों ऑप्शन गलती से सेम छपे हैं। एनीवेज तो आंसर इस तरह से आपको निकालना था। फाइंड द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भाई निकालो, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। इफ कंप्लीट YDAC सेटअप इज इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, है ना। फ्रिंज विड्थ का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू, सॉरी फ्रिंज विड्थ है ना, बीटा, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। बट क्योंकि जो है हमने मीडियम में डाल दिया है तो एक म्यू भी आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाय म्यू हो जाता है ना। इस तरीके से जो है फ्रिंज विड्थ का ओरिजिनल फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, डिवाइड बाय म्यू इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो है क्या बोलते हैं फ्रिंजेस पानी में शिफ्ट कर दिए या फिर किसी मीडियम में शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, लैम्बडा की वैल्यू का है 690, है ना, 690 10 की पावर -9, ये आपका लैम्बडा है। उसके बाद कैपिटल D की वैल्यू, कैपिटल D 0.72 दिया है, बड़ा आसान है ना। डिवाइड बाय स्मॉल d कितना है 1.5 10 की पावर -3 mm में दिया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.44 यहाँ पे दिया है, जो 72 का दुगना है। तो ध्यान से देखना कितना बचता है यहाँ पे अपने पास जो है 10 की पावर -3 ऊपर ले लेता हूँ, तो 690 ऐसे 69 ले लेता हूँ इसको, इंटू ये 7.2 कर देता हूँ, है ना। तो कितना बचेगा ऊपर, ये 7.2, ये 10 एडजस्ट हो गया, तो 10 की पावर -6 एक बचेगा। और नीचे क्या बचेगा 1.5 इंटू 1.44, है कि नहीं। यहाँ पे जो है इसको मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, ये 10 की पावर -6 में से जो है नीचे एक अगर मैं भेज दूँ इसको 10 की पावर -5 कर देता हूँ इसको, और एक जो बचेगा वो नीचे 10 भेज देता हूँ, तो 14.4 हो जाएगा, जिसके साथ ये 2 से चला जाएगा, है ना। 2 से हो गया इसका, है ना, 2 से हो गया तो कितना बचा, ये 69/3 बचा अपने पास, 1.5 इंटू 2 10 की पावर -5 के साथ, तो 23 के आसपास जो है आंसर आ रहा है 10 की पावर -5 में, है ना। तो mm में चाहिए, mm में चाहिए तो 0.23 mm बच जाएगा अपने पास। कहाँ है ऐसा आंसर, 0.23 mm, एक नंबर का ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। कैलकुलेशन है फॉर्मूला बेस है और कुछ है नहीं इसमें, फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन है ना। ऑप्टिक्स जिंदाबाद, वे ऑप्टिक्स। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स द आउटपुट विल बी 0, ये अपने को पूछा गया है। इनपुट के लिए कौन सा आउटपुट जो है 0 होना चाहिए, है ना, आउटपुट 0 करना है अपने को। कौन सा गेट है भाई, और गेट है कि नहीं, ये भी कौन सा गेट है आपका, ये और नहीं है, नॉर है, ये नॉर, NOR, यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको, डॉट इस तरीके से, है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स द आउटपुट विल बी 0। इनपुट डाल के देखने और चेक करने अपने क्या है, x = 0 डालो, y = 0 डालो। x = 0 डालेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, 0 0 का और क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 0 इनपुट जाएगा, 0 0 जाएगा तो 0 0 का और 0, बट यहाँ पे नॉर की वजह से 1 मिल जाएगा। तो पहला जो है आंसर गलत है, नहीं हो रहा है इसमें। दूसरा वाला चेक करते हैं, है ना। दूसरा वाला कहाँ है, बी का है अपना, बी ये रहा 0,1, है ना। तो यहाँ पे 0 डाला, यहाँ पे 1 डाला, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ फिर 0 1 1 गए, दोनों 1 1 गए, तो यहाँ पे फिर 1 गया, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। तो दूसरा वाला सही आ जाता है ना। सेकंड विल बी
जो है इस तरह से आपको सब चेक करने हैं और फिर आंसर आपको पुट करना है। मैंने एक निकाल दिया आपके लिए, है ना। सेकंड वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, इस तरह से बाकी भी आप कीजिए। सिंपल जो है आपका और गेट का क्वेश्चन है ना, और कुछ नहीं, और नॉर गेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड उस सेक्शन से है। एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन मूव विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब फोर्स नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन फोर्स नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। जब V वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे तो फोर्स ही नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट पॉसिबल है ना। कैन लिखा है, कैन मूव मतलब क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो पॉसिबल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या बोलता है, इन द अबव केस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। V और B अगर पैरेलल हो गए तभी क्या हो सकता है, F जो है आपका क्या होता है, 0 हो सकता है। तो V और B पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन है, तभी हो सकता है। स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी सही है और क्या बोलते हैं करेक्ट भी है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा शॉकिंग है बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जो है क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या ही बोल सकते हैं, सिलेबस से जो है साफ साफ मेंशन है कि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी क्वेश्चन आया है तो कर लेते हैं। क्या बोल सकता हूँ मैं, एनटीए को कौन चैलेंज करेगा अभी। हॉट बॉडी इज प्लेस्ड इन द सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 16 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है। टी नॉट की वैल्यू जो है अपने पास 16 डिग्री सेंटीग्रेड है सराउंडिंग, जो कि कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड्स या फर्स्ट 4 मिनट लिखा है, चलो मिनट के साथ निकाल लेते हैं। इट्स टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, dt by dt बेसिकली। कैपिटल T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, स्मॉल t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो रेट ऑफ कूलिंग जो होता है ना, रेट ऑफ कूलिंग जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, K इंटू ब्रैकेट, है ना, T जो एवरेज टेम्परेचर होता है, T एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट, इसके प्रोपोर्शनल है। तो dt by t की वैल्यू हो जाएगी 40 से 24 गया है, मतलब 16 का चेंज आया टेम्परेचर में, और कितना टाइम लगा अपने को, 4 मिनट, है ना। इज इक्वल टू सम K इंटू एवरेज टेम्परेचर। अब 16 और क्या बोलते 40 और 24 का एवरेज निकालो, 32 आता है। 32 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर है अपना 16, है कि नहीं, कितना आ रहा है, 16 क्या आ रहा है, 16 क्या आ रहा है अपने पास, है ना। 16 यहाँ पे जो है खत्म हो जाता है ना। K की वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है 1/4, सही है ना बेटा। K की वैल्यू 1/4 निकल के आ रही है कांस्टेंट की। ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट केस में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट केस में बोला है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 4 मोर मिनट्स, है ना। ऑलरेडी टेम्परेचर 24 तक गिर चुका है और 4 मिनट में कितना गिरेगा। तो फिर से फॉर्मूला dt by t वाला, dt by dt इज इक्वल टू जो K है अपना 1/4 है, पहले निकाल चुका हूँ मैं उसको, इंटू T एवरेज, एवरेज निकालना है अपने को, है ना। T एवरेज माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर तो 16 ही रहेगा, है ना। वैल्यू भरते हैं, dt by t मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। फाइनल टेम्परेचर अपना रहेगा T, है ना। तो 24 माइनस T करते हैं अपन, 24 जो है माइनस फाइनल टेम्परेचर गिर के T हो जाएगा। अपॉन टाइम कितना लगने वाला है, 4 मोर मिनट बोला, 4 मिनट डाल देते हैं यहाँ पे, 4 मिनट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एवरेज टेम्परेचर। अब जो है अपने पास 24 डिग्री टेम्परेचर से लेकर हम लोग T तक गए, इसका एवरेज कितना आएगा, 24 प्लस T बाई 2, ये एवरेज आएगा, है ना। माइनस फिर अपना 16 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे पूरे को, K की वैल्यू तो डाल चुका हूँ मैं, T के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 18.7। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। मैं कुछ नहीं बोल सकता बेटा, आउट ऑफ सिलेबस का है, डाला एनटीए ने तो करना पड़ेगा, है ना। वैसे अगर आप जे एडवांस की तैयारी करते हो तो जे एडवांस सिलेबस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है बिल्कुल हमें करना चाहिए उसमें, तो उसके हिसाब से ये करना चाहिए था आपको। एनीवेज जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैज अ, एक क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि वायर बोला गया है बट कौन सा वायर ये नहीं बोला गया है। हॉलो वायर भी होता है और सॉलिड वायर भी होता है। अगर हॉलो वायर है बेटा तो ये आपका ग्राफ है, और सॉलिड वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला ग्राफ है। एम्पियर सर्किट और लॉ में हम इसको देखते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, हमारे पास डेटा जितना आया है उसके हिसाब से जो है दोनों आंसर मैच करते हैं। अगर हॉलो वायर है तो 1 नंबर सही है, और सॉलिड वायर है तो 2 नंबर का सही है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, तो आर वेक्टर दिया आपने पोजीशन वेक्टर, है ना। उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर, है ना। डिफरेंशिएट करो, 5t² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 10t हो जाएगा आई कैप में आपका, और 5t का -5 आ जाएगा जे कैप में। इस तरीके से जो है मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। वेलोसिटी चाहिए आप t = 2 सेकंड, है ना। 2 डाल दो, 20 आई कैप -5 जे कैप, है ना, इस तरीके से। तो इसका जो है अपने को ये क्या चीज़ है यार, ऐसा कोई ऑप्शन थोड़ी होता है, 5√15 मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए। एनीवेज इसका कुछ निकाल लेते हैं अपन। 20 आई कैप मतलब राइट में जो है 20 वेक्टर है आपका, और -5 जे कैप मतलब इस तरीके से जो है -5 नीचे है। तो रिजल्टेंट जो आएगा आपका, जो रिजल्टेंट आएगा उसको ध्यान से देखिए। रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, इस तरह से रिजल्टेंट होगा। कौन सी डायरेक्शन है सर, राइट में कौन सी होती है आपकी, ईस्ट होती है, नीचे कौन सी होती है, साउथ। तो ईस्ट से लेके साउथ तक जो है अपना वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से जाता है। ये ईस्ट से लेके साउथ तक, ये साउथ है, इससे लेके जो है साउथ तक अपना वेलोसिटी वेक्टर जाता है इस तरीके से। ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल, ये आपका tan 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से जो है
1/4 मतलब x के साथ तो y के साथ लेना चाहिए, y के साथ, तो ये सही रहेगा, है ना, इस तरीके से। बाकी आप जो है मैग्नीट्यूड x का निकाल लेना, क्योंकि पहला ऑप्शन ही यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं आगे, तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं मतलब डायरेक्शन बोलना चाहिए था, ऑप्शन जरा अजीब से है। ये फाइनल आंसर है अपना, है ना, ये फाइनल आंसर है। इसके हिसाब से जो भी आपको ठोकना है आप ठोक सकते हैं, मोस्टली जो है यही रहेगा, है ना। 1/4 एंगल बन रहा है आपका, किसके साथ बन रहा है आपका 1/4 एंगल, x एक्सिस के साथ, है ना, मैंने y के साथ लिखा क्या, हाँ y के साथ, तो ये वाला जो है क्या बोलते हैं गलत हो जाएगा, x के साथ बनना चाहिए, दोनों ऑप्शन x वाले हैं, और एट एन एंगल ऑफ, दोनों ऑप्शन सही है, फिर से वही ऑप्शन की गलती है, दोनों ऑप्शन सही है 3 और 4, अब क्या बोलूँ मैं, तो दोनों में से एक निकाल लेना, फाइनल आंसर ये रहेगा इसका। अब इसके बाद जो भी ऑप्शन मैच करता है वो आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, का एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन है। एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन में जो है बड़ा अजीब सा डायग्राम है, ध्यान से देखना इसको। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द करंट आई और आई बी, है ना, ए और बी, ये जो बड़ा लूप है उसको ए बोला है, और ये जो टेढ़ा सा लूप है उसको बी बोला है, उसमें से बहने वाले करंट का डिफरेंस पूछा है। इफ एन चार्ज पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ ओमेगा फ्रीक्वेंसी, देन उसके करंट कितना होगा। तो क्या बोला गया है, ध्यान से देखना कि एन चार्जेस है ना, हर एक एन चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो हर एक का चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज कितना घूमेगा, फिर एन क्यू चार्ज घूमेगा। तो सर्कुलर लूप में जब चार्ज घूमता है तो उसका करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, विच इज टी की वैल्यू 2 पाई ओमेगा डालो तो ओमेगा क्यू अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे क्यू की जगह आप लोग एन क्यू लिखेंगे, क्योंकि अपने पास एक पार्टिकल नहीं एन पार्टिकल्स है, टोटल चार्ज एन क्यू हो जाएगा। तो पहला आंसर जो है इस तरह से आएगा, इसका आई ए का, है ना, आई ए का आंसर ही आएगा, देखो एन क्यू डब्ल्यू अपॉन ये 2 पाई, डब्ल्यू मतलब ओमेगा है वो, है कि नहीं, इस तरीके से आएगा, है ना। अब आप बोलोगे आप आई ए माइनस आई बी करना है सर, आई ए तो आपने निकाल दिया, आई बी जीरो बेटा, आई बी क्यों जीरो है, ध्यान से देखना, बी वाले लूप में कोई चार्ज घूम नहीं रहा है ना, जितना करंट जो है यहाँ से एंट्री करेगा बी वाले लूप में, उतना ही करंट यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट मारेगा। टोटल जो है चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, टोटल करंट बी में कितना है, जीरो है, टोटल करंट जो है बी में कितना है, जीरो रहेगा, क्योंकि जो करंट बन रहा है तुम्हारे 1 में वो एंट्री कर रहा है एक जगह से, एग्जिट कर रहा है उधर से, तो बी का करंट जीरो है, तो आई हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम जरा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में पता नहीं कैसा आया था, बट इस तरह का डायग्राम हमें मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, अपने क्लास के अगर आप क्लास नोट्स में देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ, जिसमें मीन पोजीशन जो है x = 0 पे नहीं होती, वैसा वाला एसएचएम वो वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा बाई 2। सिंगल एंगल को डबल एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर वाले को नॉर्मल टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो है x का इक्वेशन दिया है, x को लिख लेता हूँ मैं, x0 की वैल्यू 1 दी है तो लिखता नहीं उसको, sin स्क्वायर t/2, है ना, तो t/2 यहाँ पे ध्यान से देखिए, t/2 हाफ एंगल दिख रहा है आपको, हाफ एंगल है ना, उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो अपने पास बचेगा 1 - cos 2t/2, इस तरीके से बचेगा, ये चीज़ अपने पास बचेगा, है ना, ये x की वैल्यू आ रही है अपने पास, है ना, x की वैल्यू आ रही है 1 - cos 2t/2, इस तरीके से, है ना। अब इसको क्या करते हैं सर, इसको देखो x - 1/2 = -cos 2t/2, है ना, ये माइनस छोड़ो, cos 2t/2 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और x - 1/2 को हम लिख सकते हैं x0, है ना, x0 = सम -1/2, वो एम्पलीट्यूड प्लस 1/2 भी हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, एम्पलीट्यूड है ना, cos 2t, ये बन रहा है एसएचएम का इक्वेशन, ये किसका बन रहा है, एसएचएम का इक्वेशन बन रहा है, ध्यान से देखिए, सम x इज देयर, एम्पलीट्यूड की टर्म प्लस 1/2 माइनस 1/2 दोनों हो सकती है, और cos 2 थीटा, है ना, cos थीटा में टर्म आ रही है, एसएचएम है बेटा, क्या ये एसएचएम है, एसएचएम का इक्वेशन है ना। इसमें मीन पोजीशन कहाँ है सर, जब भी इस तरह का इक्वेशन आता है ना, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, x माइनस लैम्बडा अगर आपका जो है = सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो x = लैम्बडा आपका मीन पोजीशन होता है ना, क्लास नोट्स में हमेशा हम करते हैं इसको। तो इस तरीके से जो है x = 1/2, ये आपका क्या आ जाएगा, मीन पोजीशन आ जाएगा, है ना, मीन पोजीशन आ जाएगा। ये कहाँ से निकाला सर आपने, मीन पोजीशन का मतलब होता है x = 0, है ना। एसएचएम का इक्वेशन कौन सा, ये रहा, ये x0 वाला एसएचएम का इक्वेशन है, इसमें मीन पोजीशन क्या होता है, x0 = 0, x0 = 0 मतलब x - 1/2 = 0, मतलब x = 1/2, ये अपना मीन पोजीशन है, स्मॉल x, है ना। x = 1/2 अगर मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऐसा कौन सा ग्राफ है बेटा, ऐसा कौन सा ग्राफ है जहाँ पे x = 1/2 पे मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, तो ये ग्राफ है अपना, है ना। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, टॉय, है ना, x के साथ काइनेटिक एनर्जी और x के साथ ग्राफ, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये वाला सही रहेगा, क्योंकि 1/2 पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि मीन पोजीशन है। यहाँ पे 1/2 पे 0 दिखा रखी है, ये गलत है ना, ये वाला ग्राफ अपना सही रहता है यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ है, फॉर द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ पे पूछ रहा है अपने को, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फॉर द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अरे क्लास में कितनी बार करते हैं हम लोग, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ रहता है, आपको पता है, ये इक्वेशन है सब, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 का फॉर्मूला आता है h म्यू, मतलब ये h म्यू जो है आपका फोटोन की एनर्जी है, बाई माइनस वर्क फंक्शन बाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो लीनियर ग्राफ है, पहला ऑप्शन सही है, और मल्टीपल करेक्ट तो होता नहीं है, पहले ऑप्शन सही है, बाकी सब अपने आप गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है
ग्राफ का जो है लीनियर आता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको उड़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वही इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर घूम रहा है ना, टाइम पीरियड 75 नैनो सेकंड का है। कोई भी पार्टिकल जब घूमता है सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/क्यूब। इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे डाल देंगे, चार्ज डाल देंगे इलेक्ट्रॉन का 1.6 वाला, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगा। टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया 75 नैनो सेकंड्स। सब सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा कि बी की वैल्यू इतनी आ रही है ना, बी की वैल्यू 4.8 10⁻³ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अपन फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा 3.8 10⁻³ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी है, बट दैट्स इट। इसके बाद इसके अलावा जो है इसमें और कुछ खास था नहीं। मटेरियल हैज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बोल, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल सा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस एक्सेस प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एक्सेस प्रेशर यहाँ पे निकालना है, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास डेल्टा V बाई वी इंटू बल्क मॉडुलस। ध्यान से देखिए, बल्क मॉडुलस कितना है अपने पास 25 10⁻11 है, इंटू डेल्टा V बाई स्ट्रेन कितना है 0.2% का जो है स्ट्रेन है अपने पास, परसेंटेज से ये अपने को फ्रैक्शन चाहिए होता है, 0.2/100 यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए। तो कितना आ रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास निकल के आ रहा है 25 × 2 तो 50 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 5 हो जाएगा बेसिकली, है ना, 5 हो जाएगा, और 10 की पावर में +9 बचेगा। तो ये रहा अपना ऑप्शन इस तरीके से। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला जिसको पता है उसको आंसर आ रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। आज तक जितने शिफ्ट आए हैं मेरे को सबसे टफ शिफ्ट ये लगा, जिसमें लेंदी कैलकुलेशन बहुत थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा अच्छा पेपर ये था। थैंक यू फॉर योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट।